जॉइंट वर्किंग कमेटी JWC के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर नर्सों का 80-20 काला कानून के खिलाफ उग्र धरना प्रदर्शन। आज 22 जून 2025 को जॉइंट वर्किंग कमेटी JWC के बैनर तले हजारों नर्सों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट होकर 80-20 काले कानून के खिलाफ आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। ये काला कानून जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में लागू है, 80% पद महिलाओं और 20% पुरुषों के लिए आरक्षित करता है। जॉइंट वर्किंग कमेटी JWC देश भर के नर्सों का संयुक्त प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन ने इस काले कानून को लैंगिक भेदभाव का घिनौना प्रतीक करार दिया। ये नर्सिंग पेशे की गरिमा पर कुठाराघात है और योग्यता को कुचलने वाला अन्यायपूर्ण नियम है। हजारों नर्सों ने गुस्से भरे नारों और तख्तियों के साथ अपनी आवाज बुलंद की, जिनमें 80-20 काला कानून रद्द करो और नर्सिंग में भेदभाव बंद करो जैसे नारे सड़कों पर गूंजे। JWC ने केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि इस काले कानून को तत्काल रद्द किया जाए। संगठन ने एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि भर्ती प्रक्रिया में लैंगिक समानता सुनिश्चित हो, वरना देश भर के नर्स कार्य बहिष्कार जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। JWC ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन नर्सिंग पेशे में न्याय और समानता की लड़ाई है, जिसे किसी भी कीमत पर दबने नहीं दिया जाएगा। मुख्य मांग एम्स और ESIC में लागू 80-20 काले कानून को तत्काल रद्द किया जाए। JWC ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस भेदभावपूर्ण काले कानून को नहीं हटाया तो नर्स देशव्यापी कार्य बहिष्कार करेंगे और आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। संगठन ने सभी नर्सों से इस न्याय की लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया। संपर्क जॉइंट वर्किंग कमेटी JWC 7725 927405। शांतिपूर्वक आंदोलन का नहीं है। अब हमने 3 बार 3 चीजें करके देख ली है। हमने देख लिया, काली पट्टी बांध कर देख लिया, हमने सिग्नेचर कैंपेन करके देख लिया, हमने रिक्वेस्ट करके देख ली, लेकिन अब हम शांति से नहीं बैठेंगे। ये सरकार को ये शंखनाद सुनाने के लिए यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए। एक बार जो एप्रिसिएशन लेटर लिखा कि बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो हेल्थ टीम है उसमें नर्सिंग कैडर के 10 लोग हैं, 10 के 10 मेल हैं। कितने 10 के 10 मेल हैं? तो वो कौन से मरीज के पैरामीटर इन्होंने चूज कर लिए जिसमें मरीज के कंफर्ट को ध्यान रखा गया? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी का कंफर्ट नहीं है? तो बिल्कुल ये चीज आप हमें मरीज का नाम लेके गुमराह किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि आपने आज बोलना सीख लिया है, सिस्टम पे आपने आवाज उठानी सीख ली है, आपने अधिकारों की लड़ाई करना शुरू कर दी है और बोलना शुरू कर दिया है। तो ये लड़ाई, कुछ महिला अगर ये सोचे कि हमें बढ़ावा मिल रहा है, ये किसी को बढ़ावा नहीं मिला। ये नर्सिंग प्रोफेशन को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश को हम नहीं होने देंगे। और संख्या देखी जाए तो लगता है कि कम है, लेकिन जंतर मंतर पे हमने बहुत सारे आंदोलन करे। पहली बार नौजवान साथियों के द्वारा ये आंदोलन किया गया। मैं इसको 100% सफल आंदोलन कहूंगा आज के दिन। अभी 82 आपको पता है, दिल्ली में कोई भी कॉलेज, अभी सारे बोलते हैं अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस है, RAK, एम्स, RML, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, वहां पे कोई भी BSc में मेल को एंट्री नहीं है। सबको पता है, फर्स्ट कॉलेज है RAK का, अभी तक वहां पे मेल को एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? वहां पे MSc में मेल को ले सकते हैं, BSc में क्यों नहीं ले सकते? वहां से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया है। सेकेंडली, आपको पता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, अभी इंडिया में मिलिट्री में 80% मेल सर्व करता है। वहां पे MNS में कोई भी मेल अलाउड नहीं है, वहां पे कॉलेज में भी अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां शुरू होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बात किया तो इसलिए मैं बता रहा, IPN में हम दोनों को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। केसेस हमने 3 साल का पहले ही केसेस चल रहे हैं। अभी नेक्स्ट मंथ में केस का, इसका पहले ये दोनों का केसेस का हियरिंग है नेक्स्ट मंथ। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2005 में ज्वाइनिंग कर रहा था।
उस टाइम मेरा बैच में 60 लोग था, उसमें हमारा 32 बॉयज था। आप सोच सकते 32 बॉयज था और हमारा फीमेल्स था 28। अभी सेम कॉलेज में इसका स्ट्रेंथ है 100 स्ट्रेंथ में 2 मेल भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अभी वहां पे कोई भी पढ़ाई करके आने के बाद नौकरी नहीं है, कोई भी प्राइवेट मेल को नहीं लेता है, तो आप लोग पढ़ने के बाद क्या करेगा? ये किसका सोचना है? हमारा रेगुलेटरिंग बॉडीज। अब एक चीज आपको मैं याद करना चाहता हूं, ये तो आर्टिकल 16 का प्योर वायलेशन है। इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए वो आर्टिकल 16 में, और आपको जेंडर बेस में कोई वो सेक्स में बिल्कुल आपको अलग नहीं करना चाहिए, वो आर्टिकल 15 का वायलेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80-20 जैसा कानून सरकार अपनी हर धर्मिता अपनाती है, अपनी मन मर्जी करती है। जब सब लोग ये जानते हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान संविधान से चलता है, जब संविधान ये नहीं कहता है कि 50% से रिजर्वेशन किसी भी क्षेत्र में नहीं दिया जा सकता, क्यों क्या वो 10 लोग एक बंद कमरे में बैठ करके उन्होंने डिसीजन लिया? क्या वो लोग संविधान से बड़ा हो गए थे? क्या वो संविधान को भूल गए थे क्या? अगर वो लोग ये कहते हैं कि हमें महिला सशक्तिकरण के लिए ये सब किया है, तो उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि संसद में बैठने वाले सांसदों के अंदर भी 80% महिलाएं होनी चाहिए। देश के अंदर बनने वाले मुख्यमंत्रियों में भी 80% महिलाएं होनी चाहिए, और देश के अंदर जितने भी राज्यपाल और जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी 80% महिलाएं होनी चाहिए। अभी तक जो हम लड़ाई लड़ रहे थे ट्विटर के ऊपर, हम उसमें हमारे सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं छोड़ रहे थे। हमें लेकिन पता होना चाहिए एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, कि जेंडर का कोई रिलेशन नहीं है कंफर्ट प्रोवाइड करने में। आप एग्री करते हैं इस बात को? 2024 में WHO ने भी यही बोला और पूरे विश्व को बोला कि जेंडर बेस्ड पे नर्सिंग के अंदर किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये रूल पॉलिसी बना दी गई। मुझे एम्स के ही एक प्रोफेसर का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका कॉल आता है कि बेटा आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, एम्स जैसी ताकत को हराना आसान नहीं है, आप कैट में, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इनका कुछ अलग ही तरीके का मूड है। तो अरविंद थोरी मेरे छोटे भाई हैं, वो उस समय कैट में लगे हुए थे, विकास और मुझे याद है नरेश बिश्नोई काफ़ी एक्टिव थे, भोलाराम काफ़ी एक्टिव थे। तो मैंने उनसे बात की, केस भी फाइल कराया, कैट में हारे भी, हाई कोर्ट में भी हारे। पटना से मैंने बात की, भोजराज जी हैं, आई थिंक मैं सोशल मीडिया से देखा, कभी फिजिकली नहीं मिले। इंद्रजीत से मेरी बात हुई, पटना वाले एग्री हुए क्योंकि वो हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस हार चुके थे, लेकिन बात है सुप्रीम कोर्ट में जाना। बोलना आसान है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। जब लॉयर की बात आई तो बोले कि कोई कह रहा है कि मैं 15 लाख लूंगा, कोई कह रहा है मैं 20 लाख लूंगा। सबको पता है केस लंबा चलेगा, अब हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तो लकीली जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं, क्योंकि ये हमारी परीक्षा चल रही है, शायद ये नर्सिंग को यूनाइट करने की परीक्षा है। सबसे बड़ा कैडर है हमारा पूरे भारत में व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर वर्कर्स। लगभग 60% लोग हैं हम, अगर पूरी पॉपुलेशन का अगर आप काउंट करें, लेकिन हम यूनाइटेड नहीं है। तो हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो और हम सबको यूनाइट करने में लगा हो। तो जैसे मैंने बताया, भगवान आपकी मदद करते हैं। तो हमें दीपिका मैडम मिली, मेरे पहले संपर्क में थी, लेकिन मुझे इनके बारे में इतना नहीं पता था कि ये बहुत बड़ी मेंस राइट एक्टिविस्ट है और इन्होंने 80-20 के मुद्दे को पहले भी हाईलाइट किया है। तो मैंने मैडम से बात की, मैडम तुरंत एग्री हुई और इनके सानिध्य में हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पहले केस फाइल नहीं हो रहा था, एक झटके में फाइल हो गया। महिलाओं को आगे बढ़ाना है, ये हमारा सबका फर्ज है। महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाना है, काबिल बनाना है, नौकरियों में हर जगह पर आगे लाना है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो करने में अगर हम लोग पुरुषों को दरकिनार कर देंगे, साइड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं एक जो हेल्पलेसनेस
और एक जो डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग जो महिलाओं में आज तक आती रही है वो अब पुरुषों में आना शुरू हो गई है, जो कि समाज के लिए सही नहीं है। हम लोग हर रोज ऐसे केसेस हैंडल करते हैं जहां पे पुरुषों को जेंडर बायस्ड कानूनों का शिकार होना पड़ता है। ये तो कानून की बात है, आर्टिकल 15(3) में स्पेशल प्रोविजंस कानून में बना सकते हैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, ऐसा बोला गया है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएंगे। 50-50 का मतलब होता है इक्वालिटी, 80-20 इक्वालिटी नहीं होता, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है।